हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कंबशन एंड फ्लेम। ठीक। अब कंबशन एंड फ्लेम में काफी सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो कंबशन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। दहन यानी कि दहन के बारे में सारी चीजें हमने पढ़ ली थी कि दहन क्या है, कैसे होता है, इसके क्या क्या प्रकार है, दहनशील पदार्थ क्या होते हैं, ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं, प्रज्वलन तापमान क्या होता है ना। और दहन के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी होती है, यानी कि आवश्यक शर्तें क्या क्या होती हैं, जैसे कि इग्निशन टेम्परेचर यानी कि प्रज्वलन तापमान, ठीक है, ऑक्सीजन और फ्यूल। ठीक है, ये तीनों क्या है, नेसेसरी या इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं, ठीक है, कंबशन के लिए। इसके बाद हमने बात की थी कि आग अगर ज्यादा फैल जाए, है ना, तो उसे कंट्रोल कैसे किएगा, नियंत्रण पर कैसे लाएंगे। तो इसके लिए भी हमने अलग अलग मेथड्स के बारे में बात की थी। पहला मेथड था कि आग जलाने के लिए जो कंडीशंस नेसेसरी हैं, उन कंडीशंस में से एक कंडीशन को या एक से ज्यादा कंडीशन को अगर हटा दिया जाए तो आग अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। दूसरा है पानी डाल करके, लेकिन हर प्रकार की आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता, इसलिए पानी डाल करके हम आग पर काबू पा सकते हैं, नियंत्रण में आग को ला सकते हैं। लेकिन ऐसा हर तरह की आग के साथ नहीं हो सकता। हर तरह की आग से क्या मतलब है यहाँ पर, जैसे कि हम कहें कि विद्युत उपकरणों से अगर कोई आग लगी है, ठीक है, या तेल पर कोई आग लगी है, तेल यानी जैसे पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, कैरोसिन ऑयल, इन पर अगर कोई आग लगी है तो वहां पर हम पानी का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? देखो बच्चों, विद्युत उपकरणों में तो पानी का उपयोग इसीलिए नहीं किया जाता क्योंकि पानी विद्युत का संचालन करता है। अब जब पानी विद्युत का संचालन करता है तो यदि हम विद्युत उपकरणों पर जो आग लगी हुई उसमें पानी डालेंगे तो वो आग और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, वो आग जो है कंट्रोल नहीं होगी। दूसरा, तेल पर लगी हुई आग जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल, डीजल पर अगर आग लग जाए तो उसमें अगर हम पानी डालते हैं तो भी आग नहीं बुझती। होता क्या है, पानी डालने पर ये जो ऑयल्स हैं, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सभी पानी के ऊपर तैरने लगते हैं और निरंतर जलते रहते हैं। ठीक है, रुकते नहीं है। यानी कि तो इन पर हमें क्या करना है, क्योंकि पानी डाल करके हम केवल कागज, कपड़ा, लकड़ी, ये आग अगर लगी हो या इन पर अगर आग लगी हो तो वो हम बुझा सकते हैं। ठीक है, तो विद्युत उपकरणों पर लगी हुई आग या तेल पर लगी हुई आग को कैसे बुझाया जाएगा, क्या उपयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक यंत्र, जिसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, इस आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। कंबल की तरह लपेटने पर क्या होगा, वहां ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, है ना, आग जलाने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है। कंबल की तरह जब ये लपेट लेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई जब वहां पूरी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, धीरे धीरे आग बुझने लगती है, धीरे धीरे फ्यूल जो है वो पूरा ठंडा होने लगता है और आग जो है नियंत्रण में आ जाती है। फिर हम बात कर रहे थे ज्वाला के बारे में, यानी कि फ्लेम के बारे में। तो फ्लेम में बच्चों हमने ये पढ़ लिया था कि कुछ पदार्थ ज्वाला बनाते हैं, कुछ ज्वाला नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब दूसरी चीज ये है कि ज्वाला की संरचना, ज्वाला होता क्या है, इसके बारे में भी बात हो गई थी। फिर हम ज्वाला की संरचना के बारे में बात कर रहे थे, तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। एक बार आप देख लीजिए जो जो टॉपिक्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। यह है अग्निशामक यंत्र, इसका उपयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए। ठीक है, फिर हमने बात की थी कौन ज्वाला बनाता है, कौन ज्वाला नहीं बनाता। तो ज्वाला की संरचना के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये डायग्राम हमने थोड़ा बहुत समझ लिया था। एक बार आप इसे देखिए, फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम यहीं पर ही डिस्कशन कर रहे थे। तो बच्चों, हमने क्या देखा, ये जो ज्वाला है, ये जो फ्लेम है, ठीक है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला, फर्स्ट पार्ट जो है जिसे कहा जाता है आउटर जोन, है ना। 3 पार्ट कैसे होंगे, एक जोन ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, इस तरीके से। वैसे ही यहाँ से ये ऐसे इस तरीके से ही तो होगा, है ना।
ठीक है, जो बाहर वाला जोन है, ये वाला जो जोन है, इसे क्या कह रहे हैं हम, आउटर जोन। अब इसके अंदर वाला जो जोन है, ये जो बीच वाला है, तो बीच वाले जोन को क्या कह रहे हैं, मिडिल जोन। और सबसे अंदर वाला ये जो जोन है, ये वाला, इसको क्या कह रहे हैं, इनर मोस्ट जोन। ठीक है, क्लियर। फिर इसके बाद हमने बात की, अगर हम बात करें जो फर्स्ट जोन है, तो फर्स्ट जोन में क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबशन, यानी कि पूर्ण दहन। यहां पर हो रहा है कंप्लीट कंबशन। वहीं अगर हम बात करते हैं सेकंड जोन की, तो यहाँ पर हो रहा है इनकम्प्लीट कंबशन या हम गए पार्शियल कंबशन, यानी कि आंशिक दहन। ठीक है, और तीसरा जो हमारा इनर मोस्ट जोन है, यहाँ पर पाए जाते हैं अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स, यानी कि बिना जले मोम के वाष्प। ठीक है, बिना जले मोम के वाष्प यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर हम बात करें जो आउटर जोन है, ये सबसे ज्यादा गर्म होती है, यानी कि क्या है, ये हॉटेस्ट पार्ट है। वहीं बात करें मिडिल जोन की, तो मिडिल जोन उतना ज्यादा गर्म तो नहीं है, लेकिन क्या है, मॉडरेटली हॉट, यानी कि मध्य गर्म है। और सबसे अंदर वाला भाग वो सबसे कम गर्म है। अब आप बोल रहे हो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट हमें दिख रहा है, क्योंकि जो अंदर वाला पार्ट है उसे सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए था और बाहर वाले को कम गर्म होना चाहिए था। क्या ऐसा होना चाहिए था? नहीं, देखो ऐसा नहीं होगा। चलो ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जो इनर मोस्ट पार्ट है, सबसे अंदर वाला जो भाग है, उसे ज्यादा गर्म होना चाहिए, और जो सबसे बाहर वाला भाग है उसे उतना ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। बचपन में हमने देखा है, हम क्या करते हैं, जैसे कैंडल जल रही होती है, तो क्या अगर बाहर से हाथ रखते हैं, उसकी जो ये ज्वाला है, इसके बाहर से अगर हम उंगली रखते हैं, तो क्या होता है, हाथ जो है जलने लगता है कुछ समय के बाद। होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। वहीं अगर हम उंगली सीधा इसकी जो ये टिप होती है ना, ये जो इनर मोस्ट पार्ट है, ये जो आंतरिक भाग है, अगर हम यहाँ पर उंगली रखते हैं, तो उंगली पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इतनी ज्यादा हीट हमें जो है वो महसूस नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इस वजह से, क्योंकि ये जो इनर मोस्ट पार्ट है, ये सबसे कम गर्म होता है। इसीलिए हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अपनी उंगली को, वैसे हमें करना नहीं है, ये घर पर परफॉर्म नहीं करना है ऐसा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी उंगली की टिप को सीधा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सीधा कैंडल की टिप पर रख सकते हैं, इनर मोस्ट पार्ट पर रख सकते हैं। ठीक है, उससे हमारा हाथ जलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट लीस्ट हॉट होता है। लेकिन अगर हम इसकी जगह अपनी उंगली जो है यहाँ फ्लेम के ऊपर रख दें या किनारे से रख दें, ठीक है, फ्लेम के पास रखें, तो हमारा हाथ जो है थोड़ा देर में जलने लगेगा। क्यों जलने लगेगा? क्योंकि ये जो बाहर वाली लेयर है, ये जो आउटर जोन है, ये क्या होती है, सबसे ज्यादा गर्म भाग, यानी कि हॉटेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है कि कैंडल के 3 पार्ट हैं। ठीक है, 3 पार्ट कैसे? ऐसे, पहले फर्स्ट पार्ट, फिर उसके अंदर एक और पार्ट, फिर उसके अंदर एक और पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, सबसे बाहर का पार्ट। जैसे टॉफी होती है ना, या आपने अनियन देखा है ना, अनियन कैसे देखा है, अनियन की एक लेयर होती है, उसके बाहर से एक और लेयर होती है, एक और लेयर होती है, इस तरीके से। या आपने टॉफी देखी है, अंदर से टॉफी होती है, चॉकलेट वाली टॉफी देखी है ना, जो टॉफी रहती है और उसके अंदर क्या होता है, चॉकलेट होता है, बाहर से टॉफी होती है, और इसके बाहर से क्या होता है, एक रैपर होता है टॉफी का, है ना, कागज होता है ना। तो ये क्या है, इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि इसमें क्या होती है, 3 लेयर होती है। तो जैसे कैंडल में 3 लेयर है, वैसे तो इस टॉफी में भी 3 लेयर है ना। ये रही टॉफी, इस तरीके से होती है टॉफी। तो एक ये जो रैपर है इसका, ये क्या हो गई, फर्स्ट लेयर। अब इस रैपर के अंदर होगी टॉफी, जो हो गई सेकेंड लेयर, और इस टॉफी के अंदर भी क्या होगी, चॉकलेट होगी, तो वो हो गई थर्ड लेयर। ठीक है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे अनियन है, तो अनियन की भी कई सारी लेयर्स होती है ना, तो अनियन की तो 3 नहीं, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो वैसे ही आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट लेयर है वो क्या है, वो सबसे आउटर जोन है, सबसे बाहर वाली लेयर है। और ये क्या होती है बच्चों, सबसे ज्यादा गर्म होती है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा गर्म होती है, और यहाँ पर होता है कंप्लीट कंबशन, यानी कि पूर्ण दहन। क्योंकि देखो यहाँ पर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिल रही है ना, बाहर की तरफ से तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर होता है कंप्लीट कंबशन। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड लेयर की। ये है सेकंड लेयर। अब ये जो सेकंड लेयर है, यहाँ पर क्या होता है, ये है मिडिल जोन, और यहाँ पर होता है बच्चों आंशिक दहन। ठीक है, पूर्ण दहन नहीं हो पाता, आंशिक दहन होता है। ये कैसी है, मध्य गर्म है। ठीक, कैसी होती है, मध्य गर्म। फिर आती है इनर जोन, सबसे अंदर वाली जोन। ये कैसी होती है, ये सबसे लीस्ट हॉट होती है, और यहाँ पर बिना जले
मोम के वाष्प देखने को मिलते हैं। अगर हम रंग की बात करें, जो सबसे आउटर जोन है वो होती है ब्लू कलर की, मिडिल जोन है वो होती है येलो कलर की, और इनर मोस्ट जोन होती है ब्लैक कलर की। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो काफी इजी है, एक बार अगर आप याद कर लोगे और एक बार रिवाइज कर लोगे तो हमेशा आपको याद रहेगा। चलो अब बात करते हैं ज्वाला के 3 क्षेत्रों के बारे में। तो सबसे बाहरी क्षेत्र नीले रंग का होता है। ठीक है, ज्वाला का सबसे गर्म हिस्सा, ये क्या होता है बच्चों? सबसे गर्म हिस्सा ये होता है। यह वह क्षेत्र भी है जहां पूर्ण दहन होता है, और यहाँ पर क्या होता है? पूर्ण दहन होता है। ठीक है, यानी कि कंप्लीट कंबशन यहाँ पर होता है। और आप जानते हैं कि कंप्लीट कंबशन कहाँ पर होता है? जहां पर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिल रही होती है। दूसरा है मध्य क्षेत्र। ये क्षेत्र होता है बच्चों पीले रंग का, ये होता है मध्यम गर्म, और इस क्षेत्र में होता है आंशिक दहन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? आंशिक दहन होता है, यानी कि पार्शियल कंबशन। अगला है सबसे भीतरी क्षेत्र, यानी कि इनर मोस्ट जोन। अब बच्चों काले रंग का ये होता है सबसे कम गर्म ये होता है, और यहाँ मोमबत्ती के बिना जले मोम के वाष्प पा सकते हैं, हमें मिलते हैं। यानी कि ठीक है, क्या मिलते हैं यहाँ पर? अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स, यानी कि बिना जले मोम के वाष्प यहाँ पर मिलते हैं। रंग की बात हमने कर ली, एक होता है नीले रंग का, फिर दूसरा है येलो रंग का, फिर तीसरा है ब्लैक कलर का। एक आउटर जोन, मिडिल जोन और इनर मोस्ट जोन। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक एक करके थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इन सभी भागों को। सबसे पहला है आंतरिक भाग। ज्वाला का सबसे भीतरी भाग है, बाती के सबसे निकट का भाग है। आप शायद यह मान रहे होंगे कि यह लौ का सबसे गर्म हिस्सा है, लेकिन यह सबसे कम गर्म होता है। ठीक है, सबसे गर्म नहीं, सबसे कम गर्म। ठीक है, यह लपटों का वह काला भाग है जिसमें बाती से निकले कार्बन के अर्धजले कण अर्थात अर्धजला ईंधन होता है। तो हमने कहा ना यहाँ पर अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स होते हैं, तो वो अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स क्या है? यही तो है। ठीक है, अर्धजला ईंधन होता है, या हम कहें कि अर्धजले कण होते हैं इसमें कार्बन के। ठीक है, चलिए पहला ये हो गया। दूसरा है मध्य भाग। लौ का सबसे बड़ा भाग यही है, नारंगी रंग का ये होता है। हमने येलो कहा तो येलो टू ऑरेंज कलर का ये होता है। ठीक है, चमकदार लौ है क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक, क्या करता है? ये प्रकाश उत्सर्जित करती है। यह हिस्सा ज्यादा गर्म भी नहीं होता क्योंकि इसे ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति मिलती है। ज्यादा गर्म नहीं होता क्योंकि सीमित आपूर्ति मिल रही है, इसीलिए यहाँ पर होता है आंशिक दहन। अगला है यहाँ अपूर्ण दहन होता है। अपूर्ण दहन कहें, आंशिक दहन कहें। नारंगी रंग में जलता है और चमकदार। नेक्स्ट है बाहरी क्षेत्र। सबसे गर्म भाग, ऑक्सीजन की असीमित आपूर्ति होती है, इसीलिए यहाँ पूर्ण दहन होता है। इसीलिए यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। इसके अलावा ज्वाला का यह भाग नीले रंग से जलता है। कैसे जलता है? नीले रंग से। यह अप्रकाशित है, अर्थात प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। तो क्या नहीं करता? ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। ठीक है, चलिए तो अब मोमबत्ती की लौ के जो भाग है, इनका दैनिक जीवन में कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, संरचना के बारे में हमने पढ़ लिया। कैंडल जो है पूरा उसकी जो तीनों लेयर है उसको हमने अच्छे से समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं। जब एक साफ कांच की प्लेट या स्लाइड को स्थिर मोमबत्ती की लौ के प्रकाश क्षेत्र में लगभग 10 सेकंड तक रखा जाता है। ठीक है, साफ कांच की प्लेट को क्या करना है? 10 सेकंड तक रखना है मोमबत्ती के फ्लेम के ऊपर। तो प्लेट पर एक गोलाकार काला छल्ला दिखाई देता है। तो गोलाकार काले रंग का छल्ला दिखाई देता है, कुछ कुछ इस तरीके का। ठीक है, अच्छा ये पूरा काला होता है, किनारे किनारे ज्यादा काला और बीच में कम। ठीक है, इस तरीके से यह छल्ला लौ के प्रकाशमान भाग के बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये क्या है? बिना जले कार्बन कण, क्या है? ये अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल्स का डिपॉजिट ये है, जमाव ये है।
ठीक है। तो इसी वजह से काला रंग यहाँ पर दिखता है। तो हमने अक्सर देखा होगा, किया जाता है ऐसा, हम मोमबत्ती से करते हैं ऐसा। मोमबत्ती के ऊपर आप क्या कीजिए, कोई चम्मच रख दीजिए या कोई कांच की प्लेट, कुछ भी आप रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लकड़ी रख रहे हो या आप कोई कागज रख रहे हो, वो तो जल जाएगा। कोई कपड़ा रख रहे हो, कपड़ा तो जल जाएगा। आप कांच रख सकते हैं, आप कोई चम्मच रख सकते हैं, ठीक है, कोई स्टील की कोई चीज भी रख सकते हैं। तो आप क्या देखोगे जब आप ऐसे रखोगे, है ना, कैंडल के ऊपर इस तरीके से, तो आप क्या देखोगे, ये वाला जो एरिया है इसका, जहां पर बाती जा रही है, ये वाला जो एरिया वो पूरा कैसा हो जाता है, काले रंग का हो जाता है। तो ये होता क्या है, ये जो काला है वो किस वजह से, ये क्या है, ये जो कार्बन पार्टिकल्स हैं, बिना जले हुए अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स हैं, उनके डिपॉजिट को ये शो करता है। अगला, अगर आप एक पतले तांबे के तार को लॉक के ठीक अंदर लगभग 30 सेकंड तक रखें, तो आप देखेंगे कि लॉक के बाहर वाला तार का हिस्सा लाल हो जाता है। तो एक पतले तांबे के तार को आपको क्या करना है, लॉक के अंदर रखना है लगभग 30 सेकंड के लिए। तो आप क्या देखोगे, उसके बाहर वाला जो हिस्सा है वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। यह दर्शाता है कि लॉक के उस अप्रकाशित क्षेत्र का तापमान जहां तार स्थित है ज्यादा है, जहां तार स्थित है वहां पर तापमान क्या है, ज्यादा है। दरअसल यही क्षेत्र लौ का सबसे गर्म हिस्सा होता है। तो यही क्या है, सबसे गर्म हिस्सा है। ठीक है, तो मान लो इस तरीके से हमारे पास लौ है, इस पर हमने ऐसा तार रखा हुआ है, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर ज्यादा गर्म होगा, लेकिन आप देखोगे जो बाहर वाला हिस्सा है ये ज्यादा गर्म आपको दिखेगा। क्यों दिखेगा ज्यादा गर्म, ज्यादा लाल दिखेगा, क्यों दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये क्षेत्र क्या है, आउटर भाग यानी कि बाहरी क्षेत्र है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सबसे ज्यादा गर्म होता है। ठीक, चलिए ये दो पॉइंट है, इन्हें आप देख लीजिए एक बार। आगे बढ़ते हैं। सुनार सोने और चांदी को पिघलाने के लिए लौ के सबसे बाहरी क्षेत्र का उपयोग करते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक उच्च तापमान प्रदान करता है। तो बाहरी क्षेत्र का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि ज्यादा गर्म ये होता है, उच्च तापमान प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिट्टी का तेल और पिघला हुआ मोम जलने पर वाष्प बन जाते हैं, लेकिन लकड़ी का कोयला जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता और ना ही वाष्प बनाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सोना और चांदी पिघलाने के लिए सुनार लौ के सबसे बाहरी क्षेत्र में फूंक क्यों मारते हैं, देखो क्यों मारते हैं फूंक। ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र उसका सबसे गर्म हिस्सा होता है। सोने और चांदी का गलनांक अधिक होता है और इसीलिए सुनार सोने और चांदी को जल्दी पिघलाने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसीलिए जल्दी पिघलाने के लिए ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र में फूंक मारते हैं। ठीक है, जल्दी पिघलाने के लिए। तो क्यों मारी जाती है फूंक, जल्दी पिघलाने के लिए, इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ईंधन क्या है। क्या दहनशील पदार्थ और ईंधन एक ही चीज है। अभी हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो दहन के बारे में बात की थी। दहन में हमने पढ़ा था कि जिनका दहन किया जा सकता है उन्हें दहनशील पदार्थ कहते हैं और उन्हें ईंधन भी कहते हैं, वहां पर ही डिस्कस किया था। तो क्या ये दहनशील पदार्थ और ईंधन एक ही है, हाँ लगभग एक ही है। ठीक है, दहनशील पदार्थ और ईंधन, ईंधन को ही तो हम दहनशील पदार्थ भी कह सकते हैं और दहनशील पदार्थ को ईंधन भी कह सकते हैं। तो ईंधन वे पदार्थ है जो हमें ऊष्मा देते हैं, जिनका उपयोग हम घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए करते हैं, जैसे मिट्टी का तेल, लकड़ी, ठीक है, पेट्रोल, ये सभी। कोई भी पदार्थ जो दहन के बाद उपयोग योग्य मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है ईंधन कहलाता है। घरेलू और व्यावसायिक उपयोग के लिए ऊष्मा ऊर्जा मुख्य रूप से लकड़ी, लकड़ी का कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल जैसे स्रोत से आती है, जिन्हें ईंधन कहा जाता है। तो यहाँ पर काफी इजी से डेफिनेशन है कि ईंधन क्या है, जिनका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और इनका उपयोग हम घरेलू और व्यावसायिक उपयोगों के लिए, उद्देश्यों के लिए करते हैं। ठीक है, अलग अलग ईंधन हमने देख लिए, जैसे लकड़ी है, लकड़ी का कोयला है, ठीक है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, तो इन सभी का उपयोग हम करते हैं। ठीक, चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, फिर ईंधन के बारे में कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। चलिए आदर्श ईंधन के बारे में बात करते हैं। तो अभी हमने ईंधन के बारे में बात की, आदर्श ईंधन क्या होता है, यानी कि एक आइडियल फ्यूल क्या होता है। तो अपने लास्ट चैप्टर में, हमने लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया था,
तो वहां पर भी आदर्श ईंधन के बारे में बात की थी कि एक अच्छा ईंधन क्या होता है, जो बच्चों इजीली अवेलेबल हो, आसानी से इजी टू ट्रांसपोर्ट हो, यानी कि कहीं से लाना ले जाना उसको आसान हो, जो ज्यादा क्या करता हो, ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करता हो, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो पॉल्यूशन ना करता हो, है ना, कम पॉल्यूशन करता हो या ना के बराबर पॉल्यूशन करता हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो, ठीक। इसके अलावा जो जलने के बाद कोई भी रेजिड्यू ना छोड़ता हो, है ना, कोई भी अवांछित पदार्थ जलने के बाद ना छोड़ता हो, वो एक आदर्श ईंधन होगा। ठीक है, अब अलग अलग ईंधन है, थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पर। आदर्श ईंधन वह है जो न केवल आसानी से उपलब्ध और सस्ता हो, बल्कि हवा में आसानी से और मध्यम रूप से जलता हो। तो जो आसानी से उपलब्ध हो, पहला, सस्ता हो, हवा में आसानी से और मध्यम रूप से जलता हो, पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो, यानी कि हीट एनर्जी भी अच्छी मात्रा में उत्पन्न करता हो। ऐसे नहीं कि हम बहुत सारा फ्यूल जला रहे हैं और बहुत कम हीट एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें लकड़ी की, अगर आपसे कहा जाए कि आपको पहचानना है लकड़ी और एलपीजी, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इन दोनों में से एक आदर्श ईंधन कौन सा है, अच्छा फ्यूल कौन सा है, तो आप क्या कहोगे? देखो, लकड़ी भी जलती है, एलपीजी भी जलती है, लेकिन आपसे कहा जाए आपको क्या करना है, आपको एक बकेट दी गई है, या मान लो आपको बोला जा रहा है कि आपको दिया गया है 2 लीटर पानी, आपको कहा जा रहा है कि 2 लीटर पानी को आपको बॉईल करना है, तो आप क्या करेंगे? तो लकड़ी पे बॉईल करेंगे या एलपीजी पर बॉईल करेंगे? किसका यूज करेंगे? देखो, दोनों यूज करके देखते हैं। अगर आप लकड़ी का यूज करते हैं तो आप लकड़ी जलाएंगे। अब लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो लकड़ी को जलने में समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि अपने इग्निशन टाइम तक, अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगी, फिर लकड़ी जलेगी, फिर लकड़ी को हमने जला लिया, ठीक है। अब उस पर जो भी हम क्या रखेंगे, जो भी हम बर्तन रखेंगे उस 2 लीटर पानी को गर्म करने के लिए। अब क्या होगा, लकड़ी पर डायरेक्टली अगर हम कोई बर्तन रखते हैं तो लकड़ी को क्या मिल रही है, अगर ऑक्सीजन उसे पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती तो वो क्या करती है, कालिख उत्पन्न करती है, यानी कि क्या होता है, कार्बन के पार्टिकल्स, वो कार्बन के पार्टिकल्स बर्तन पर जाकर के बर्तन को गंदा करते हैं। साथ में लकड़ी जब जलती है तो कार्बन डाई गैस प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती है, तो वो गैस भी प्रोड्यूस होगी। और अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस हो सकती है, यानी कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस भी ये प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। दूसरा, जलने के बाद ये क्या करता है, रेजिड्यू भी छोड़ता है, राख, कोयला, बहुत सारी चीजें ये अपने पीछे छोड़ता है, बहुत सारे अवांछित पदार्थ ये अपने पीछे छोड़ता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसको जलाना बहुत ज्यादा मुश्किल, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पहले के समय में लकड़ी का ही उपयोग किया जाता था, ठीक है, लेकिन अब कम किया जाता है। किस वजह से? क्योंकि देखो, ना तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली, क्योंकि पॉल्यूशन भी इससे हो रहा है, रेजिड्यू भी ये छोड़ती है, जलने में इसे समय भी लगता है, और जितना 1 केजी अगर हम इसे जलाते हैं और 1 केजी इसे जलाते हैं, दोनों को अगर हम बराबर मात्रा में जलाते हैं तो एलपीजी जो है ज्यादा मात्रा में हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जबकि लकड़ी ज्यादा मात्रा में हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है। तो अगर हम लकड़ी और एलपीजी की बात करें तो इन दोनों में से एक अच्छा फ्यूल कौन सा है? इन दोनों में से बिल्कुल एलपीजी एक अच्छा फ्यूल है, ठीक। चलो, इसको बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगला है, यह असंभव है कि हमें ऐसा ईंधन मिल जाए जिसे पूर्णतः उपयुक्त माना जा सके। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि ऐसा ईंधन मिल जाए जो बिल्कुल हमारी सारी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरे, ठीक। बल्कि हमारा लक्ष्य ऐसा ईंधन ढूंढना होना चाहिए जो बिना किसी विशिष्ट उपयोग के लिए आवश्यक अधिकांश मानदंडों को पूरा करता है, ठीक है। सभी ईंधनों की लागत एक समान नहीं होती, कुछ ईंधन अन्य की तुलना में अधिक किफायती होते हैं। ईंधन के उदाहरण जैसे कि मेथनॉल, गैसोलीन, डीजल, प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बायोडीजल और भी बहुत सारे ईंधन होते हैं, ठीक है। चलिए, एक बार आप इसे देख लीजिए। चलिए, तो हम बात कर रहे थे आदर्श ईंधन ईंधन के बारे में। जैसे हमने लकड़ी और एलपीजी को देखा, तो दोनों में हमने क्या पाया कि एलपीजी जो है लकड़ी के कंपैरिजन में एक ज्यादा अच्छा, एक बेहतर ईंधन है,
ठीक है, चलिए। तो अगर हम देखें कि एक आइडियल फ्यूल किसे हम कहेंगे, तो बच्चों सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसे हम एक आदर्श ईंधन कहेंगे। ठीक है, क्यों कहेंगे इसको हम आगे डिस्कस करेंगे बाद में कि क्यों सीएनजी एक आदर्श ईंधन है। तो जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि सीएनजी के बारे में बात की थी। आदर्श ईंधन इसीलिए है कि ज्यादा मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, पॉल्यूशन बहुत कम करता है, ना के बराबर, अपने पीछे कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता है, इजी टू ट्रांसपोर्ट है, इजीली अवेलेबल भी है। ठीक, तो इसीलिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी इस चैप्टर को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।